बगुना जोशी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके आभारी हूं कि आपने मुझे वर्ष 2022-23 के लिए पतन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर दिया है। अध्यक्ष जी, हमारे देश का समुद्री व्यापार बहुत प्रसिद्ध है, हमारी विरासत है। 5000 साल पुराना हमारा इतिहास है और चाहे हड़प्पा काल से लेकर और हम आधुनिक काल तक आए तो लगातार हमारा अनेकों महाद्वीपों के साथ व्यापार होता रहा। यहाँ तक कि हमने जो समुद्री सिल्क रूट है, मार्ग है, उसके माध्यम से भी हम लोगों ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के साथ व्यापार किया है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे यूरोपीय देश और व्यापारी आते रहे, समुद्री व्यापार करते रहे, हमारा जो अपना व्यक्तिगत राष्ट्रीय जो एक हमारे जो इनिशिएटिव था वो लगभग समाप्त होता चला गया। और चाहे वो डच रहे हो, पोर्चुगीज रहे हो, ब्रिटिश रहे हो, इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने उस जलिए उन्होंने अपने जहाजों को लाए और हमारे जो इनिशिएटिव थे उनको कम कर दिया। ये तो सत्य है कि पूरे विश्व का 80% व्यापार जलीय मार्ग से होता है और भारत का भी 95% जो निर्यात है वह जलीय मार्गों से ही होता है। लेकिन और समुद्री क्षेत्र के महत्व को हम कम भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि समुद्री क्षेत्र हमारी सुरक्षा के लिए, स्थिरता के लिए, आर्थिक स्वास्थ्य के लिए, सतत विकास के लिए और सबसे महत्वपूर्ण हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि 50% गैस और 80% तेल का आवागमन हमारे समुद्री मार्गों से ही, जलीय मार्गों से ही होता है। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा जो जोर पड़ा वो एक तीव्र यातायात के ऊपर और उसमें रेल और हवाई जहाज, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान लोगों का गया। समुद्री मार्गों पर या हमारे शिपिंग इंडस्ट्री को, शिपिंग की ओर ज्यादा ध्यान नहीं था। जबकि बड़ा दिलचस्प है और ये भी दिलचस्प है कि इतने वर्ष हो जाने के बाद भी 75 साल से को हम पहुंच रहे हैं, लेकिन जो रेलवे का जीडीपी में शेयर है वो 9% है, एविएशन का 6% है, लेकिन हमारे बंदरगाहों का केवल 1% है। इसके मतलब पूर्व सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। और भले ही इस एक शिपिंग मंत्रालय की स्थापना काफी पहले हो गई थी, 2009 में की गई, लेकिन इस पे काम नहीं हुआ। 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने एक चिंतन में पैराडाइम शिफ्ट किया और इसमें उन्होंने निश्चित किया कि समग्र विकास तब तक संभव नहीं है जब तक सारे सेक्टर्स बराबर से आगे ना बढ़ें। और इसीलिए उन्होंने पहले आत्मनिर्भर भारत की बात कही, फिर उन्होंने मेक इन इंडिया की बात करी और अब गति शक्ति को आगे बढ़ाया है। ये जो परिकल्पना है गति शक्ति की, इसके अंतर्गत 7 इंजन्स को या 7 माध्यमों को चिन्हित किया गया है विकास के लिए। इसमें सड़क है, रेल है, इसमें ये ट्रांसपोर्ट पतन है, सामान्य ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक परिवहन है, जल मार्ग है और लॉजिस्टिक अवस्थापना है। उन्होंने का ये विचार है प्रधानमंत्री जी का कि जिस तरह से जैम ने जनधन योजना, आधार और मोबाइल ने जैम ने जिस तरह से क्रांति करी और सामान्य क्षेत्र में, सोशल सेक्टर में, सामाजिक क्षेत्र में करोड़ों भारतवासियों को जो जन कल्याणकारी योजना थी उनको प्राप्त करने का अवसर दिया, उसी तरह से गति शक्ति भी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना स्ट्रांग कर देगा, इतना मजबूत कर देगा कि विश्व स्तरीय हमारे पास यातायात के साधन होंगे, जिससे व्यापार बढ़ेगा और देश की शक्ति बढ़ेगी। यहाँ इसीलिए उन्होंने मल्टी मोडल कनेक्टिविटी की बात की और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एक इतना बड़ा डैशबोर्ड बनाया गया है इसके लिए, जैसा विश्व में कहीं नहीं है। बहुत बड़ा डैशबोर्ड बना है, विश्व का सबसे बड़ा। मेरी जो सरकार है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनका बहुत स्पष्ट विचार है। उनका विचार है कि मशीनीकरण, डिजिटाइजेशन
और कानूनों में बदलाव के माध्यम से प्रक्रियाओं का सरलीकरण होना चाहिए। और इसीलिए, और जब ये होगा तभी इन्वेस्टमेंट आएगा, और जब ये होगा तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा। और इसी के अंतर्गत उन्होंने अब सागरमाला परियोजना, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य अपनी योजना का उन्होंने संचालन किया, उसको स्थापित किया है। फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंतर्गत इसके जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है सागरमाला के, वो पूरी तरह से पोर्टलेट डेवलपमेंट की बात करता है, पोत आधारित विकास की बात करता है। और हमारी जो नेविगेबल वाटरवेज हैं, जहाज चलने वाले जो योग्य मार्ग हैं, जो पानी है, जल है, वो 14,500 किलोमीटर है, 14,500 नेविगेबल वाटरवेज। अटल जी ने 2003 में प्रारंभ किया था, शुरुआत की थी कि यहाँ पर क्रांति, कुछ परिवर्तन होना चाहिए, आधुनिकीकरण होना चाहिए। और अब जाकर 2015 में जब सागरमाला आई तो उनके परिकल्पना को यथार्थ रूप देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का विजन क्या है? वो चाहते हैं भारत में विश्व स्तरीय पोर्ट्स हों, पोत हों, जहाज का निर्माण यहीं हो, हम हब बने मरम्मत के, रिपेयरिंग के भी और जहाज निर्माण के भी, व्यापार में बढ़ोतरी हो और तटीय क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास भी हो, क्योंकि हम समाज को छोड़कर आगे नहीं चल सकते। तो इसलिए जो लोग तटीय जीवन बिताते हैं उनके लिए भी रोजगार और विकास की संभावनाएं मजबूत होनी चाहिए। इन्होंने अनेक कानूनों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से करते हैं शुरू। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत जैसे हर क्षेत्र में सरलीकरण किया जा रहा है, वैसे यहाँ भी हुआ। यहाँ पे जो अब हमारी सरकार ने पिछले 7-8 सालों में करीब 1500 से ज्यादा जो ऑब्सोलीट हमारे कानून हैं, जो अनुपयोगी कानून हैं, उनको समाप्त किया। 25,000 से ज्यादा नियमों को बदला। और इसी के अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने अनेकों एक्ट्स को दिया है। अभी तो 5 ही मिनट हुआ होगा, प्लीज। 1963 में पोर्ट्स ट्रस्ट को हटाकर मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट को लाया गया। प्रबंधन, नियंत्रण, व्यापार निर्णय, कॉम्पिटिटिव बिजनेस को आगे बढ़ाया गया। मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट 2021 व्यापारिक विवादों को त्वरित समाप्त करने के लिए आर्बिट्रेशन का राइट और मुआवजा, शुल्क राहत, लाइसेंस शुल्क में कटौती करने का अधिकार भी पोर्ट अथॉरिटीज को दिया गया। शिप रिसाइकलिंग एक्ट 2019, आज शिप रिसाइकलिंग में भारत इंटरनेशनल हब बन चुका है। और शिप बिल्डिंग में भी उन्होंने ये जहाजों के निर्माण में भी यह नियम बन गया है कि राइट टू रिकॉल इंडियन शिपयार्ड को होगा। जब वो मना करेंगे तभी आप कहीं और इसको दे सकते हैं। तो इस प्रकार सिंगल विंडो के माध्यम से, डिजिटाइजेशन के माध्यम से, ई कॉमर्स के माध्यम से, ई पेमेंट, ई इनवॉइसिंग, कागज विहीन व्यवस्था स्थापित करने के ओर हमारी शिपिंग मिनिस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इन सब का असर ये है कि आज स्मार्ट टाउन्स बन रहे हैं और पोर्ट्स बन रहे हैं और साथ ही साथ खर्चे भी कम हो रहे हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो हमारी सरकार कर रही है वो 1,19,000 करोड़ की लागत से ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और सीईसीज यानी कोस्टल इकोनॉमिक जोन को भी स्थापित कर रही है। और फोकस है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल के बंदरगाहों पर। यहाँ पर कोशिश है कि जो प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण, वो पोर्ट्स के आसपास, पोतों के आसपास हो ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। और इसलिए इससे बहुत फायदा हुआ है, रोजगार बढ़ा है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी में भी सरकार बहुत काम कर रही है। 1,36,000 करोड़ बंदरगाहों के इसको सड़कों से जोड़ने का काम हो रहा है। आज 5 लाख करोड़ की लागत से 802 प्रोजेक्ट्स 2035 तक समुद्री व्यापार को नई ऊंचाई प्रदान करेंगे, जो चल रहा है। कंटेनर सर्विसेज परियोजना अगर लागू हो गई तो 35,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष बचेगा। बस आपका 2 मिनट और लूंगी, मेरा समाप्त है। जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट यानी नेशनल वाटरवेज, ये बहुत बड़ी बात है। और मैंने जो आज
इस मिनिस्ट्री पे बोलने के लिए स्वतः मांग की थी, वो इसलिए भी क्योंकि हम लोग जो समुद्रों से दूर रहते हैं उनको अंदाज नहीं है कि हम क्या खो रहे हैं और इसका पोटेंशियल कितना और हमको कितना आगे बढ़ाना चाहिए। ब्लू रेवोल्यूशन कैसे होगा जब तक यहाँ पर ये काम नहीं होंगे। लेकिन मुझे इसलिए हुआ क्योंकि जो आपका NW1 है वो गंगा पर है और प्रयागराज इलाहाबाद से लेकर और वो हल्दिया तक जाता है और उसमें जिस तरह से काम हो रहा है तेजी से, बहुत ही मैं सोचती हूँ कि प्रभावशाली है। 1390 किलोमीटर का काम हो रहा है। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 4,663 करोड़ रुपए उस पर लग रहे हैं। 3 मल्टी मॉडल टर्मिनल्स बन गए हैं और नेविगेशन प्रोजेक्शन है 1500 से 2000 DWT बार्जेस उस पर चलाने के। आज अगर देखें तो करीब करीब 9.21 MMT 2020 में था, आई एम फिनिशिंग, और अब 2022 में वो बढ़कर 9.27 हो गया है। इसमें भी बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। मैं बस परिणामों पे आ रही हूँ। इन सब चीजों के जो परिणाम रिजल्ट्स हैं उसमें एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, कैपेसिटी दोनों बढ़ा है। अतर है कि टर्नओवर टाइम जहां 2012 में माल के ढुलाई का आने जाने का 107.29 घंटे थे, वही 2022 में 55.27 घंटे हो गया है। मेजर पोर्ट्स में बंदरगाहों में 11,000 MTPA 2017 में था उसकी कैपेसिटी। Just 2 points. That's it. You have taken more time. No, just 1 minute. और आज 2021 में वो 16,000 MTPA हो चुका है। रिसाइकलिंग में, ग्रीन शिप रिसाइकलिंग में, मरम्मत में, शिप बिल्डिंग में हम जल्द तेजी से हब की ओर बढ़ने के इंटरनेशनल हब बन रहे हैं। नॉन मेजर पोर्ट्स में भी हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है। बस अंत में मैं कहूंगी कि शिपिंग टनेज 1947 में 0.9 मेट्रिक GT था। 2000 जस्ट लास्ट पॉइंट प्लीज, गिव मी 30 seconds प्लीज मैम। 30 seconds। 1947 में 0.9 मिलियन GT था, 2016 में 11 मिलियन GT हुआ, 220 में 13.1 मिलियन GT हुआ। मैं इतना ही कहूंगी कि आज वर्ल्ड रैंकिंग में हम 146 पे थे 2018 में, 2020 में 68 पे हैं। 2035 तक अलग अलग चरणों में लेकर हम विश्व के 10 सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट्स में, बंदरगाहों में हमारे भी देश के बंदरगाह आएंगे। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर जय।